Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube English literature channel। तो जी आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस नॉवल के बारे में, A Portrait of an Artist as a Young Man, which has been written by James Joyce between 1914 to 1915, but it has been published in 1916. So without wasting any time, let's get started. So first of all, we will discuss about very short biography of James Joyce. His full name is James Augustine Aloysius Joyce. He was an Irish novelist, short story writer, prose writer, as well as literary critic. इन्होंने एवेंट क्रिएट मूवमेंट, मॉडर्निज्म की जो थी, मॉडर्निस्ट एवेंट क्रिएट मूवमेंट बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है। डेट्स वाई इनको 20th सेंचुरी का फिगरेटिव राइटर माना जाता है। सो इफ वी विल टॉक अबाउट द राइटिंग स्टाइल ऑफ जेम्स जॉयस इन दिस नॉवल अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, इसमें उन्होंने बिल्डिंगस्टॉर्मा यूज़ किया टर्म। बिल्डिंगस्टॉर्मा ऐसी टर्म होती है, ऐसा जॉनरा होता है जिसमें एक पर्सन की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन की जाती है कि कैसे उसको स्पिरिचुअली जो है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है। वो भी हम इस नावल में देखेंगे। और उसके बाद एपिफैनी होती है रियलिटी से पर्दा उठ जाना। जो रियलिटी होती है उसका साफ नज़र आ जाना, सडन रियलाइजेशन हो जाना आपको कि जो अब तक हम करते आ रहे हैं वो सिर्फ इमेजिनरी था, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है। आपकी आंखों पे जो इमेजिनरी वर्ल्ड का पर्दा पड़ा होता है ना, वो जब उठ जाता है तब आपको हकीकत नज़र आती है, उसको हम एपिफैनी बोलते हैं। फिर इसमें टेक्निक यूज़ हुई है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? स्ट्रीम कहते हैं नदी को। नदी किस तरह बहती है? एक फ़्लो के साथ। फ़्लो क्या है? बेतरतीबी बहाव है एक ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी सोचों का, आपकी थॉट्स का बेतरतीबी, यानी कि कभी वो पास्ट में जा रही हैं, कभी वो प्रेजेंट में जा रही हैं, कभी वो फ्यूचर में चली जाती हैं। तो बेतरतीबी जो फ्लो है आपकी थॉट्स का, उसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। फिर इसमें फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाई गई है कि आपको कुछ पार्ट्स पास्ट के नज़र आ रहे हैं इसमें, ठीक है, कुछ पार्ट्स इसमें फ्यूचर के नज़र आ रहे हैं और कुछ प्रेजेंट के नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें थर्ड पर्सन नरेशन यूज़ की गई है। जो हमारा नरेटर है वो थर्ड पर्सन है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अपने कैरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेन कैरेक्टर है स्टीफन डेडलस का, जो कि मेन कैरेक्टर है ऑफ अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये जैसे जैसे इसकी लाइफ ग्रो करती है, ये 3 चीज़ों से बड़ा इम्प्रेस होता है: आर्ट, ब्यूटी एंड रिलीजन। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर है ऑफ जेम्स जॉयस का, और ये आयरिश कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जब इन 3 चीज़ों से इम्प्रेस होता है, आर्ट, ब्यूटी एंड रिलीजन से, तो ग्रेजुअली इसकी लाइफ जो है वो स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्म होती जाती है। किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है हम देखते हैं। फर्स्टली इसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है जब ये क्लंगॉफ कॉलेज को ज्वाइन करता है। जब इसको पता चलता है इनके सीनियर्स ने यूनियंस के साथ स्मगलिंग की है, ठीक है, तब इसकी अडल्टहुड की डिज़ायर्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। फिर उसके बाद सेकेंडली ट्रांसफॉर्मेशन अपीयर व्हेन ही वॉन अवार्ड। जब इसको अवार्ड मिलता है तो इसको बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता है। देन ही वॉज स्लेप्ट विद प्रोस्टिट्यूट्स, मैनी प्रोस्टिट्यूट्स। तब इसकी लाइफ फुल ऑफ सिन हो जाती है। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हमें नज़र आती है जब इसको रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये तो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। फिर ये डिसाइड करता है कि ये अपनी टोटल लाइफ जो है वो कैथोलिक चर्च को डिवोट कर देगा और एक प्योर लाइफ गुजारेगा। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है सीमन का, जो कि फादर है स्टीफन का, एंड मैरी डेडलस, जो कि मदर है स्टीफन की। फिर आती है डेंटे, जो कि गवर्नेंस है डेडलस के बेबीज़ की, और इसने मैरून और ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ है, जो कि सिंबल है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के क्लैशेस की। फिर उसके बाद अंकल चार्ल्स आते हैं, जो कि बड़े क्लोज फ्रेंडली बिहेव रखते हैं स्टीफन के साथ। फिर मिस्टर जॉन केसी आता है, जो कि सीमन डेडलस का फ्रेंड है।
जाता है चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नल, जो कि कैरेक्टर नहीं है स्टोरी का, बट ये प्रेसिडेंट है आयरलैंड का। और जब ये डिनर करने के लिए जाते हैं स्टीफन एट क्रिसमैन, तो वहाँ पे इसकी डिस्कशन होती है इसके डेथ पर, जिसमें ये भी बताया जाता है कि इसके बहुत ज़्यादा मैरिड वीमेंस के साथ भी अफेयर्स थे। कैथोलिक कल्चर से बिलोंग करता था, कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करता था। ये एलियन वेंस जो कि बिलव्ड है स्टीफन की, ये आइडियल है स्टीफन की। वो कहता है विमेन अगर हो तो एलियन जैसी प्योर हो। वो शादी भी करना चाहता है इसके साथ, लेकिन ये एक प्रोटेस्टेंट है और वो कैथोलिक है। डेट्स वाई इनके जो पेरेंट्स हैं उनके दरमियान बड़े क्लैशेस चल रहे हैं। फिर आते हैं फादर कैनमे, जो कि रेक्टर हैं क्लॉन्गअप्स कॉलेज के। फिर उसके बाद आते हैं फादर डॉलन, जो कि क्रोल किस्म के टीचर हैं, जो कि स्टीफन को बिला वजह मारते हैं, जबकि इसका कसूर नहीं होता। जब इसकी ग्लासेस कोई और तोड़ता है गुस्से में आकर, किसी दूसरे को जिसने ग्लासेस तोड़ी हैं उसको मारने की बजाय ये स्टीफन को ही मारने लग जाते हैं। फिर आते हैं डेडलेस चिल्ड्रंस, जो कि स्टीफन्स के बहन भाई हैं। इनके मेजर रोल्स नहीं हैं, सिर्फ स्टीफन का इसमें मेजर रोल है। डेट्स वाई उनके जो नेम्स हैं वो यहाँ पे नहीं बताए गए। फिर हमारे पास आती है एमा क्लैरे, जो कि बिलव्ड है स्टीफन की, और ये यंग विमेन है, ठीक है, जिसके साथ जो है मैनी ईयर्स इसका रिलेशन रहता है, और ये भी इसकी आइडियल विमेन है। वो कहता है कि ये भी एक प्योरिटी की इलामत है। देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस नॉवल, बट नाउ विल डिस्कस अबाउट समरी। स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ओपनिंग लाइंस उसकी स्टार्ट हो रही हैं फ्लैश बैक से, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से, जो कि है once upon a time and very good time there was a moko coming down along the road, and this moko that was coming down along the road met a nice little boy named Toko. His father told him that story. His father looked at him through a glass. He had a hairy face. He was a baby Toko. The Moko came down the road where Betty Barron lived. She sold lemon plate. Oh, the wild rose blossoms on the little green place. He sang that song. That was his song. Oh, the green both when you wet the bed first. It is warm, then it get cold. His mother put on the oil sheet that had the coir smell. ये स्टोरी हमारी स्टार्ट की जो ओपनिंग लाइंस हैं, ये थर्ड पर्सन सुना रहा है हमारा नरेटर, जो कि फ्लैश बैक की लाइंस हमें नज़र आ रही हैं कि ये चाइल्डहुड की लाइंस थी किसकी, स्टीफन की। जब वो बहुत छोटा था और छोटी छोटी अपनी जो चीज़ें हैं जो इमेजिनरी है उसको इंजॉय कर रहा है, उसको रिकॉल कर रहा है, उसको याद कर रहा है। Here are James Joyce's used two symbols, warm and cold, जो कि सिम्बल्स हैं क्लैशेस बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये लाइंस हमें बता रही हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ स्टीफन डेडलेस। दिस स्टोरी हैड अ लॉट ऑफ जंप्स। अब हमें बताया जाता है कि इसकी जो फैमिली है स्टीफन की, वो बहुत ज़्यादा गुजर फेस कर रही है फाइनेंशियल इश्यूज़ को। वो बड़ी वेल फैमिली थी, लेकिन अब प्रेजेंट में उसकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा फेस कर रही है इश्यूज़ ऑफ फाइनेंस। फिर उसके बाद फिर फ्लैशबैक में स्टोरी चली जाती है कि दिखाया जाता है कि जो स्टीफन है वो रिकॉल कर रहा है उन मेमोरीज़ को जब वो स्कूल जाया करता था। वहाँ पे उसकी फ्रेंड होती थी एमा, उसके साथ, जो कि उसकी एक बड़ी बेस्ट फ्रेंड होती थी जिसके साथ वो शादी भी करना चाहता था। उसके साथ वो स्कूल जाया करता था, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ किस तरह वो रहता था और उसका किस तरह झगड़ा हुआ अपने दोस्तों के साथ, वो सारा कुछ वो रिकॉल करता है। फिर स्टोरी जंप करती है, अब दिखाया जाता है कि वो एक डिनर पे बैठा हुआ है। क्रिसमस एक जगह है जहाँ पे वो डिनर करने के लिए गया हुआ है। वहाँ पे वो बात करते हैं, वहाँ पे बात होती है पार्नल की, जो कि कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करता है। वो प्रेसिडेंट है आयरलैंड का। हर कोई अब उसकी डेथ पे मॉक कर रहा है, बिकॉज रिवील होता है कि उसके बहुत ज़्यादा मैरिड वीमेंस के साथ अफेयर्स थे। ये चीज़ भी जो स्टीफन है उसके माइंड पे बड़ा असर करती है कि अब भी कैथोलिक रिलीजन पे अटैक हो रहा है।
बात बताऊँ यहाँ पे, इस स्टोरी में जो राइटर है उसने इनडायरेक्ट जो एलिमेंट्स हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो यूज़ किए हुए हैं। फिर वहीं पे बैठे बैठे वो फिर जंप करती है उसकी और फ्लैशबैक में चली जाती है उसके थॉट्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की हालत में रहता है। हर दफ़ा वो, हर टाइम वो सिर्फ अपनी थॉट्स में रहता है, कभी प्रेजेंट, कभी पास्ट और कभी फ्यूचर। अब दिखाया जाता है कि वो एलिन को याद कर रहा है, एलिन के साथ जो उसका टाइम स्पेंड हुआ स्कूल में वो याद कर रहा है। फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से उनको आइलैंड से मूव करना पड़ा, तो अब उसकी जो एजुकेशन है वो स्टक हो गई थी। अब वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सक रहा था क्योंकि फाइनेंशियल उनमें बड़े ज़्यादा बैरियर्स आ रहे थे उसकी एजुकेशन में। फादर चाहते थे मेरा बेटा बड़े अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल हेल्पर कोई नहीं था। डेट्स वाई उसकी जो स्टडी थी वो वहाँ पे स्टक हो गई रह गई थी। उसके बाद उसके फैमिली के हालात और फर्दर बहुत ज़्यादा बुरे होने लग जाते हैं, उनकी फैमिली में फर्दर फॉल होने लग जाता है। लेकिन वो जब मूव कर जाते हैं दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे वो किसी नए इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लेता है। तब वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करता है अपने माइंड में, और एक इमेजिनरी कैरेक्टर, उसकी लवर अपने माइंड में उसकी पिक्चर बना लेता है, पोर्ट्रे कर लेता है। फिर स्टेफन वहाँ पे क्या करता है कि वहाँ पे उसका थिएटर होता है, उस न्यू इंस्टीट्यूशन का थिएटर होता है, उसको ज्वाइन करता है एक्टिंग के लिए, फिर राइटिंग भी करता है और डायलॉग्स भी लिखता है, स्क्रिप्ट भी लिखता है उस थिएटर्स के लिए। तो वहाँ पे उसको काम जो है ना वो बड़ा पसंद आता है। लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वो कहता है, वो सोचता है कि जो ऑडियंस है, इस ऑडियंस में वो कैरेक्टर जो उसने इमेजिन किया हुआ था, उसकी बिलव्ड, वो भी बैठी हुई है। डेट्स वाई वो परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जब उसको फोर्स किया जाता है, टीचर्स की वजह से प्रेशर आता है, तो वो एग्री हो जाता है और परफॉर्म करता है। लेकिन उसको लगता है कि मैंने बिल्कुल गलत परफॉर्म किया है। लेकिन उसको एक ह्यूज अवार्ड दिया जाता है विद ह्यूज अमाउंट, ठीक है, उसके बड़ी पैसे भी मिलते हैं अवार्ड्स के साथ, और वो जीत जाता है और बड़ा एरोगेंट फील करता है अपने आप को कि मैं जीत गया हूँ। ठीक है, अब उसके अडल्टहुड के साथ जैसे जैसे वो अडल्ट हो रहा था, तो उसकी जो सेक्सुअलिटी की जो डिज़ायर्स थी वो भी इन्हेंस हो रही थी, वो भी इंक्रीज हो रही थी। बट ही हैज़ नो वे। बट जब उसको मनी मिलती है, पैसा मिलता है, तब वो उस पैसों को लेकर प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है एंड ही स्लेप्ट विद देम एट मैनी टाइम्स। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी लाइफ जो है वो चेंज होने लग जाती है। उसको लगता है उससे बहुत बड़ा गुनाह कमिट हो गया है। ठीक है, अब वो उसको कैसे साफ करे, अपनी लाइफ को कैसे प्योर करे, अपनी स्पिरिट जो है उसको कैसे प्योर करे। तो वो डिसाइड करता है कि अपनी जो लाइफ है उसकी वो सारी डिवोट कर देगा कैथोलिक चर्च को। फिर वो बड़ा नेक पाकीज़ा बनकर उस जगह पे रहने लग जाता है। चर्च में मोस्टली उसका जो टाइम है वो चर्च में गुजरता है। और उसको देखकर एक फादर उस चर्च का उसको कहता है कि तुम प्रीस्टहुड ज्वाइन कर लो, तुम इतने नेक पाकीज़ा हो, तुम्हारा इतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया है गॉड के साथ, तो तुम प्रीस्टहुड जो है वो ज्वाइन कर लो। ऑफर करता है उसे, लेकिन वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं सोच के बताऊंगा। उसके बाद वो बड़ा एलिनेशन फील करता है, लॉनलीनेस फील करता है। वो एक समंदर के किनारे जो है वो चलना शुरू हो जाता है। वहाँ पे उसका एक दोस्त उसको मिलता है और वो उसको बुलाता है स्विमिंग के लिए। किस नेम से उसे पुकारता है? डेजुलस एक ग्रीक मैन था जिसको मोम के पर लगाए जाते थे। ठीक है, उसके पेरेंट्स ने उसको कहा था कि तुम ज़्यादा ऊंचा मत उड़ना, क्योंकि अगर तुम आसमान पे जाओगे तो तुम्हारे पर जल जाएंगे। लेकिन वो एक दिन इतना ज़्यादा उड़ गया, इतना एरोगेंट, इतना प्राइड में आ गया कि वो उड़ गया, इतना उड़ा, आसमान पे जब आसमान तक पहुंचा उसके पर जो है वो जल गए और वो उस समंदर में आके गिर गया। जब वो उसको डेजुलस नेम से पुकारते तो उसको सारी ग्रीक की जो मैथोलॉजी होती है वो सारी याद आ जाती है, और सर्टन उसको रियलाइजेशन होती है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैं आज तक किस इमेजिनरी वर्ल्ड में रहा हूँ वो बिल्कुल गलत थी। रियलिटी क्या है तब वो फील करता है। और यहाँ पे एपिफनी यूज़ होती है। वो सोचता है कि मैं अपनी लाइफ जो है वो प्रीस्टहुड ज्वाइन करके डिवोट कर दूंगा, सारी
अपने रिलीजन को, अपनी चर्च को। सडनली जब वो स्विमिंग कर रहा होता है अपने फ्रेंड के साथ, तो वो एक ब्यूटीफुल लड़की को देखता है, उससे उसके पास से गुजरती है। वो इस कदर उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होता है, उसकी ब्यूटी से इस कदर वो इम्प्रेस होता है कि वो भूल जाता है रिलीजन को। और वो कहता है कि नहीं, मैंने रिलीजन को अपनी ज़िंदगी डिवोट नहीं करनी, मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा, मैं एक राइटर बनूंगा। अपनी एस्थेटिक्स थ्योरी ऑफ स्टीफन इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो कहता है, गो टू इनकाउंटर फॉर मिलियंथ टाइम द रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड वर्क इन स्मिथी ऑफ माई सोल, द अनक्यूरेटेड कॉन्साइस ऑफ माई रेस। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके थीम्स डिस्कस करेंगे, एज वेल एज इसके जो सिंबल्स, लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज़ की गई हैं वो डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।